प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर हम हल कर रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आगे प्रश्नों को। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने इससे पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 19 तक के प्रश्नों को हल किया था और आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 20 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 20 है तो इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप पढ़ के देखते हैं क्या कहता है हमसे। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का परिमाण दिया है -1/10 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसके अंदर ए पार्ट में पूछा है हमसे, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। इसके बी पार्ट में हमसे पूछा है यदि बिंदु आवेश का मान क्या है। अर्थात क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई गॉसियन पृष्ठ था, उसकी प्रारंभिक त्रिज्या कितनी थी स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है, उसके बीच में क्या रहता कहा था, एक कोई बिंदु आवेश रखा था। तो उस बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला था वो कितना था, इतना था 1.0 -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब उसने कहा है कि यदि इसके पार्ट में गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी 2 गुनी कर दें, 2 गुनी 10 का दुगुना कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेमी हो जाएगा। तो फिर विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जब गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी तो फ्लक्स इतना था। ठीक है, लेकिन जब उसने क्या पृष्ठ की त्रिज्या क्या कर दें, इसकी 2 गुनी कर दें बेटा, कितनी कर दें, 2 गुनी कर दी जाए तो फ्लक्स के मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ ने पूछी इसके ए पार्ट में। ठीक है, अच्छा इसके बी पार्ट में मुझे पूछा गया है बेटा बिंदु आवेश का मान क्या है। जो गोलीय पृष्ठ के भीतर रखा है, बंद पृष्ठ के भीतर, उसका आवेश का जो मान है, जो मैग्नीट्यूड है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको तो मैं ओरली बता सकता हूँ बेटा, जैसे कि हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, बंद पृष्ठों के लिए सत्य है एक बात, और वो पृष्ठ बेटा वो किसी भी साइज का हो, किसी भी आकार का हो, गोल हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, लेकिन वो बंद होना चाहिए, है ना। यानी उसकी डिस्टेंस पे कोई निर्भर नहीं करता, यानी पृष्ठ कितना ही छोटा हो चाहे वो कितना ही बड़ा हो। ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ पर निर्भर नहीं करता। और विद्युत फ्लक्स जो निर्भर करता है बेटा, क्या निर्भर करता है, वो करता है आवेश पर। किस पर निर्भर करता है बेटा, वो आवेश पर निर्भर करता है कि वो आवेश कितना उसके अंदर रखा गया है। वो उसकी त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है। तो आइए अब मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो मैंने आपको ओरल बताया, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है उसको आइए मैं आप समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन तो ये वही है जो अभी मैंने बुक से पढ़ा है, आप पढ़ के भी देख सकते हैं। क्वेश्चन तो वही है जो मैंने बुक से पढ़ा है। अब इसके पार्ट में ये पूछा गया है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें, ठीक है, कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो पहले त्रिज्या बेटा कितनी थी, देखिए आपको बेटा 10 सेंटीमीटर थी। कितनी बेटी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। देखिए मैं समझाने का प्रयास करूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए इसकी प्रारंभिक त्रिज्या, मान लीजिए इसकी रेडियस है वो कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेमी। और यहाँ पे कोई आवेश रखा है ये Q। ठीक है बेटा, अब इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, क्या बेटा, वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई का जो मान दे रखा है हम लोगों को, वो दे रखा है आपको -1.0 × 10⁻³ ठीक। लेकिन अब उसने नेक्स्ट टर्म में ये कहा हम लोगों से कि यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें, कितनी कर दें बेटा, कितनी के लिए बोला गया उसने, यदि इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी कर दें, 2 गुनी कर दें, मतलब इसको हम अब 2 गुना कर दें। मान लीजिए अब मैं ऐसे ही मैं अपने अनुमान से 2 गुना करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमने 2 गुना कर दिया। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है अब वो कितनी है, 20 सेमी है। कितनी बेटा, 2 गुनी का मतलब 10 का 2 गुनी कितना हो जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। तो अब इसने पूछा है कि फाई का मान कितना होगा। अब फाई का मान कितना होगा, ये चीज़ उसने हमसे पूछी है। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको बताऊं, क्या ये बता रहा था कि गॉस की प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं। देखिए यहाँ थ्योरी क्या है, जो मैंने बताया था वही बता रहा हूँ। गॉस के नियम अनुसार किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें बंद आवेश पर निर्भर करता है, यानी आवेश पर निर्भर करेगा। यहाँ पे जो आवेश रहेगा उस पर निर्भर करेगा। ठीक है,
ना कि उस पृष्ठ के आकार पर। यानी ये चीज़ नहीं देखा वो पृष्ठ कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, इस प्रकार वैद्युत फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात वो कोई भी चेंज नहीं होगा। अर्थात 20 सेमी त्रिज्या, 20 सेमी क्या होगा मतलब दुगना हो गया इसका ना, वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स भी कितना होगा, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम के बराबर ही होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, इसकी पृष्ठ की त्रिज्या तो दोगुनी कर दी, लेकिन आवेश तो पहले भी वही था और अभी भी वही है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जो फ्लक्स है गुजरने वाला वो इस त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इस पृष्ठ की त्रिज्या चाहे 10 से छोटी या तो दुगनी कर दी, अगर मैं 5 भी कर देता, इसकी आधी भी कर देता, तो भी फ्लक्स बेटा आपका कितना ही रहता है, इतना ही रहता। ठीक है, अब ये त्रिज्या दोगुनी कर दी बेटा, कितनी कर दी है, दोगुनी कर दी है। ठीक है, तो फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, आवेश पर निर्भर करता है। तो आवेश पहले भी क्यू था और अभी भी क्यू ही है। ठीक है, अर्थात इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अभी हम निकालेंगे इसके बी पार्ट में। तो आवेश के मान में तो कोई चेंजिंग हुई नहीं है, इनने केवल क्या कहा है कि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने के लिए कहा, आवेश के मान को चेंज करने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि इसका जो इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा, इतना ही होगा। यानी फाई का जो मान आएगा बेटा आपका वो आएगा -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है बेटा, एक बार फिर समझ सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, क्या क्वेश्चन में कहा गया था, पहले कोई ये बंद पृष्ठ था, उसकी त्रिज्या कितनी थी बेटा 10 सेंटीमीटर, तो उसके भीतर कोई बिंदु आवेश रखा था, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना था, इतना था। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इस पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करते हैं बेटा, कितनी करते हैं, दुगुनी। अब 10 का दुगुना कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। फिर जब दुगुनी करेंगे तो फ्लक्स कितना होगा, इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो उसने मान पूछा था, फाई का मान इसने पूछा था। तो हम जानते हैं कि बेटा कि गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, वो उस पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है, उसके आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आकार हमें ये यहाँ तो 20 कर लिया तो भी कोई बात नहीं रहेगी, और हम यहाँ 10 का आधा कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त भी बना लेते, बात समझ में आ रही है, तो भी आपका फ्लक्स कितना रहता है, इतना ही रहता। क्योंकि भैया फ्लक्स जो होता है आवेश पर निर्भर करता है, इसके साइज पर निर्भर नहीं करता। गोलीय जो गॉसियन पृष्ठ है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उससे फ्लक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात फ्लक्स क्या रहेगा बेटा, अपरिवर्तित रहेगा। वही बात मैंने बेटा यहाँ आपको लिख करके समझाइए, और इस चीज़ को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा अभी नोट्स बनाना नहीं शुरू किया तो मेरा नोट्स मेरे साथ साथ अवश्य बनाएं, ताकि उनको एग्जाम में इसका अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसका बी पार्ट क्या है, बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु आवेश के अंदर है ये बस मैंने अब यानी क्यू जो है, अब इसका इन्हें क्यू का मान पूछा, यानी बिंदु आवेश का मान पूछा बी पार्ट में। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, आइए देखिए सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी सवाल है, बहुत आसानी से समझेंगे बेटा। ठीक है, देखिए क्यू का मान एप्सिलॉन नॉट का हम जानते हैं, मान क्या होता है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो आप जानते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है बेटा, अच्छा गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम क्या कहता है, फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपकी गाउस की प्रमेय प्रूव कराई थी, तभी यह फार्मूला आपको पढ़ाया था। जिन लोगों ने मेरा गाउस की प्रमेय वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चरों में मैंने पढ़ाया है, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मुझे क्यू का मान चाहिए, बिंदु आवेश का मान चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका बन मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्यू मेरा साइड आ जाएगा, और फाई की गुणा किससे हो जाएगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट से हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं इसका मान रखता हूँ, इसको मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो फाई का मान बेटा आपको ऑलरेडी रखा, फाई का मान कितना दिया है, यानी देखिए ये है, यानी फाई आपको दिया है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाई देता हूँ आप लोगों को, क्या है -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए फाई का मान ले देते हैं, -1.0 × 10⁻³ ठीक है। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए बेटा क्या है ये, क्योंकि 8.854 × 10⁻⁻12 ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम क्या निकालना है बेटा, आवेश निकालना है। तो आवेश का मात्रा क्या होता है बेटा, कूलम होता है। कितना होता है, कूलम। ठीक, अच्छा देखिए बेटा, अब हम करें क्या, ये बन की गुणा अगर हम इससे करते हैं तो वैल्यू तो में तो कोई अंतर आएगा नहीं, ये 8.854 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जब मैं बन की गुणा इससे करूँगा तो देखिए क्या आएगा, 8.854 × 10⁻, देखिए माइनस की कितनी है, 12 है, कितनी बेटा 12। ठीक है, ये कितनी है 3, तो 12 ये प्लस की 3 है, ये माइनस की 12 है, तो माइनस के 12 से प्लस की 3 घटाएंगे तो माइनस की कितनी बचेगी बेटा आपकी, माइनस का
9 बचेगा। कितना बचेगा? 9, ठीक है, और 9 बचेगा और ये कूलाम आंसर, ठीक है बेटा, कूलाम में आंसर है आपका। एक आंसर तो बेटा यहीं पे हो सकता है, आप यहाँ पे भी इसको करके आ सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा बात बता दूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा बात क्या है बेटा कि अब हम जानते हैं 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि मैं इसे नैनो कूलाम में भी लिख सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे भी आंसर है आपका, आप कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ पे लिख के छोड़ कर आ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे भी छोड़ कर आएंगे बेटा, एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि 10⁻⁻ अगर -9 है तो 8.854 और ये हो जाएगा बेटा आपका नैनो कूलाम। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसकी पावर को मैंने क्या कर दिया बेटा, ख़त्म कर दिया, क्योंकि 1 नैनो कूलाम क्या होता है 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्यू का ही आंसर रहेगा, लेकिन ये कायम रहेगा आपका बेटा नैनो कूलाम में आंसर रहेगा, कायम रहेगा नैनो कूलाम में आंसर रहेगा। तो यहाँ पे भी बेटा ये आपका आंसर है। आप कूलाम में करेंगे तो यहाँ पर वो तक करके छोड़ कर आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और आप नैनो कूलाम में करके आ सकते हैं तो आप यहाँ तक करके आ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यानी ये जो मैंने आपको फिगर ऑलरेडी पहले से बना करके रखा है, इसकी रेडियस कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यत अंतर्मुखी है। कैसा अंतर्मुखी है? मतलब अगर मैं यहाँ से एक कोई गोशीय पृष्ठ खींचता हूँ, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए, हालांकि एक बात मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि जब मैंने थ्योरिकल पढ़ाया था तो ये वाला जो क्वेश्चन है जिस पे ये मैं अब न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, इसका जो आर्टिकल है बेटा, इसका जो आर्टिकल है वो बेटा आप सब लोग जानते हैं कि इस समय सारे विश्व में कोरोना नाम की महामारी चल रही है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि 12th क्लास का या 10th क्लास का जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया है, जिसकी वजह से कि इस वाले आर्टिकल को, ठीक है, इसका जो मेन आर्टिकल है, यानी हम थ्योरी जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इस आर्टिकल को इस साल के लिए बाहर कर दिया गया है, यानी इस साल ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। यानी इससे रिलेटिव जो आर्टिकल है, ठीक है, यानी इसका जो आर्टिकल है वो इस साल गवर्नमेंट ने, यानी भारत सरकार ने क्या करा है कि इसको बाहर निकाल दिया अपने सिलेबस से, फिलहाल इसी साल के लिए, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटिव न्यूमेरिकल है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अभी आप सोच रहे हो कि ऐसा हमने तो कोई भी आर्टिकल पढ़ा नहीं था, ये न्यूमेरिकल किस टाइप का आ गया, तो आप बिल्कुल घबराए ना। मैं आपको अभी बता दूं कि इससे रिलेटिव जो आर्टिकल था बेटा, कोरोना की वजह से जो भारत सरकार ने सिलेबस कम किया है 30%, तो उसमें इस आर्टिकल को भी रखा गया है, यानी इससे रिलेटिव जो आर्टिकल है उसको भी रखा गया है। अर्थात उसे हमें इस साल नहीं पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस साल मैंने वो आर्टिकल आपको नहीं कराया है, लेकिन उससे रिलेटिव ये न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इस गोले के केंद्र से, ठीक है बेटा, 20 सेमी दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है बेटा कितना 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम के बराबर है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है बेटा, देखो ने क्या, त्रिज्यत अंतर्मुखी। अब ये मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ है बेटा, क्या ये गॉसियन पृष्ठ है, ये जो मैंने बाहर से कराई क्या है, गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन बेटा आपका गॉसियन पृष्ठ हुआ, ठीक है। तो अब इसकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक हुई, ये यानी कैपिटल R, स्मॉल r सॉरी, यानी ये स्मॉल r त्रिज्या, इसकी त्रिज्या बेटा कितनी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान जो रखा है इतना रखा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर है। अंतर्मुखी में तो क्या होता है अंदर की ओर, बहुर्मुखी क्या होता है बाहर की ओर। तो अंतर्मुखी का मतलब हो गया बेटा आपका जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर को है, ठीक है। तो गोले पर नेट आवेश कितना है, यानी इस गोले पर जो नेट चार्ज है बेटा उसका मुझे मान बताना है, ठीक है। आइए आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। और एक बात यहाँ पे याद रखें कि ये जो स्मॉल r है इसकी जो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो यानी कि बड़ा है, और ये क्या गोले की जो त्रिज्या जो चालक गोला है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी वो क्या कम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए हमें E का जो मान दिया है उसने, E का मान यानी विद्युत क्षेत्र का जो मान दिया है बेटा वो क्या दिया है 1.5 ×
न्यूटन 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, और इसके बाद त्रिज्यत है अंतर्मुखी। कैसा है बेटा? अंतर्मुखी। ठीक है, त्रिज्यत अंतर्मुखी है, इसका मतलब है इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। ठीक है, बहुर्मुखी होता तो इससे बाहर की ओर को होता, अंतर्मुखी मतलब अंदर की ओर है। ठीक है, आइए अब हमें जो ई का मान तो पता चल चुका है, अब आर का मान कितनी दूरी पर निकालना है? आर और आर निकालना है हमने 20 सेमी दूरी पर। कितनी दूरी पर निकालना है बेटा? 20 सेमी दूरी पर। तो आर का जो मान है कितना? 20 सेमी दे रखा है, यानी इसे हम मीटर में करेंगे तो 20 × 10⁻² मीटर कर देंगे। मीटर में हो गया, तो या उसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 1 0 से घात कम हो जाएगी तो 2 × 10⁻⁻1 मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी ये आपका बेटा आर का मान आ गया। ठीक है, हमें चाहिए इस बिंदु आवेश का मान क्या है, इस गोले पर जो आवेश है उसका मान मुझे बताना है। यानी बिंदु आवेश क्या बताना है बेटा आपका? नेट आवेश। नेट आवेश यानी Q, नेट आवेश यानी Q का मान मुझे बताना है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है बेटा, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है, वो इस फार्मूले से निकल जाती है। ये मैंने बेटा आपको पढ़ाया है अच्छी तरीके से, 1/4πε0 और Q/r²। तो बेटा ये फार्मूला होता है आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका आर्टिकल मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चरों में आपको प्रूव भी कराया है। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। तो देखिए आपका फार्मूला था E बराबर 1/4πε0 और Q/ बेटा r²। जहाँ इसकी जो कोएफिशिएंट वैल्यू है इसका मान भी आप लोग जानते हैं, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 1/4πε0 का जो मान होता है बेटा वो होता है 9.0 × 10⁹ के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आइए यूज करते हैं इसको। तो E बराबर हो जाएगा बेटा आपके पास, इसका मैं मान रख रहा हूँ 9.0 × 10⁹ और ये बेटा ये जो Q है बेटा वो आपका Q ये रहा, अपॉन में क्या है बेटा आपका r²। तो r² बेटा आपका ये रहा। आइए अब क्रॉस गुणा करते हैं इस टाइप से। ठीक, तो मुझे Q का मान निकालना, तो ये जो वैल्यू, ये सारी वैल्यू की मैं 1 से गुणा करूँगा तो बेटा ये चीज़ तो इधर आ जाएगी। समझते रहे मेरी बात को ध्यान से। तो 9.0 10⁹ और मल्टीप्लाई Q, यानी इस सारे गुणा मैंने 1 से तो ये आया। अब E की गुणा कैसे होगी? r²। तो बेटा ये हो जाएगा आपका E × r²। ठीक है बेटा, मुझे चाहिए Q का मान, तो Q का मान निकालेंगे। देखिए बेटा क्या करने के वाले हम। अब देखिए E का मान, देखिए E का मान क्या है बेटा? ये देखिए E का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है 1.5 × 10⁻3। ठीक है, r² क्या है बेटा? r²। तो r का मान कितना है बेटा आपका? r का मान है, यहाँ पर देख सकते हैं r का मान 2 × 10⁻⁻1, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि क्या है ये इसका स्क्वायर है। r का क्या होता है बेटा? स्क्वायर होता है, यानी r का स्क्वायर होता है, r का स्क्वायर है। अच्छा, अब ये जो बेटा ये जो आपकी वैल्यू ये वाली 9.0 × 10⁻⁹ ये इसके अपॉन में आ जाएगी। कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 9.0 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए आके समझते हैं। और तो ये आपको मिलने वाला है, तो इसकी गुणा जब मैं इससे करूँगा बेटा 15 × 2 से करूँगा, चलो बाद में कर लेते हैं, पहले मैं थोड़ा इसको सोल्व और कर देता हूँ। 1.5 × 10⁻³ कितना है बेटा? 3 बेटा, इसकी पावर 2 लगी है, इसको मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 × 2। ठीक है, 10 के बाद 2 इकन बेटा कितने हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये 9.0 × 10 के बाद कितने हो जाएगी बेटा आपकी? 9 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हम काट सकते हैं। जब काट देंगे पॉइंट के पॉइंट बेटा तो क्या हो जाएगा? देखिए 15 × 10⁻³ × 2 दिन कितना जाएगा बेटा? ये 4 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻2 अपॉन में देखिए ये हो गया बेटा आपका 90, और 10⁻³ हो जाएगी आपकी बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा, फिर समझ नहीं आ समझ में, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, 15/90 हो गया बेटा। पावर आपकी 2 3 ही आएगी, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये जो पावर -2 ये आएगी। ठीक है, 90 हो गया, पॉइंट से पॉइंट करना 90 ये बचा आपका, और ये हो गया आपका 10⁻9। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर लें। देखिए 15 × 90। ठीक है बेटा, 15 × 90 हो जाएगा, और ये बेटा 4 और ये भी कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है,
तो देखिए क्यू बराबर आपका आ रहा है आपका, ये होएगा ऊपर बचा कितना बेटा 2 और नीचे कितना बन रहा है आपका 3। अब पावर की बात करते हैं बेटा, ये पावर कितनी बेटा आपकी 3, कितनी बेटा 3 पावर है, ये बेटा आपकी माइनस की 2 पावर है। ठीक, अब बेटा ये अपॉन से नीचे है 10 की घात 9 नीचे है तो प्लस की, लेकिन ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा आपकी ये माइनस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं भाग करूँगा तो पॉइंट लाकर 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे तो 3 छंग 18, लगभग यही चलता रहेगा है ना। तो 0.66 इंटू 10 की पावर, अब 9 2 कितने हो गए बेटा, ये 11 हो गए, कितने हो गए 11, कितने हो गए बेटा 11, और ये कितना बचा आपका हो गया 3 में से ये होगा 11। ठीक है, अच्छा जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्या आपको फाइनली आंसर मिलने वाला है इसका। तो देखिए थोड़ा आगे मैं बढ़ा करके लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा आपका, तो 0.66 इंटू 10 की पावर कितनी बचेगी 8 बचेगी बेटा, कितनी बचेगी 8 बचेगी। ये देखिए 11 में से 3 घटाइए कितने बचे 8 बचे। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करने वाले हैं, आगे ये करने वाले हैं, अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा एक पॉइंट इधर घटा लें, याद रखें अब हम पॉइंट लेकर चलें राइट हैंड को, जब राइट हैंड को लेकर चलेंगे तो बेटा एक पावर इसकी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा एक पावर इसकी बढ़ जाएगी। आप अगर ये नहीं भी काम करना चाहते हैं तो बेटा ये भी आपको फाइनली आंसर है, आप इस चीज़ से कन्फ्यूज ना हो, ये भी क्या है बेटा आपका फाइनली आंसर है कूलाम में। ठीक है, अब वही नैनो कूलाम वाला आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कि नैनो कूलाम के लिए पावर कितनी होनी चाहिए बेटा 9 होनी चाहिए, लेकिन पावर कितनी 8, एक पावर और कम है ना यहाँ पे, तो एक पावर कैसे बढ़ेगी यहाँ पे, समझे मेरी बात को। तो की बराबर इसको मैं इधर लेकर के आऊँगा तो बेटा हो जाएगा अभी 6.6। ठीक है, और आगे भी ये कटा नहीं है, देखो पूरा चल रहा है ना, तो इसे 6 7 भी लिख देते हैं। बात को समझे मेरी बात कि आप सोचो 7 कहाँ से आएगा, अभी कट नहीं है, देखो यहाँ पे काटो ना 2 3 4 2 3 चलता रहेगा, बहुत आगे तक जाता रहेगा ना, तो हम ज़्यादा नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और 10 की घात माइनस हो जाएगी बेटा ये अब आपकी 9। ठीक है, ये भी कूलाम है। ठीक है, अब बेटा इसको जब पावर को खत्म करूँगा, इस 9 पावर को खत्म करूँगा, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका नैनो कूलाम में आ जाएगा, यानी फाइनली में आंसर क्यू का मान जो आएगा आपका 6.67 और ये नैनो कूलाम। भाई आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस पावर को जब मैं खत्म करूँगा 9 को, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका नैनो कूलाम में आएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तो इसने ये बात पूछी थी बेटा, क्या बात पूछी थी, ये बात पूछी थी, अगर इसका मान पूछा जाता गोले के अब हाँ ये क्यू का मान आया तो है। ठीक है, इस क्यू का मान आया तो इस बात यहाँ पे अभी इस बात को भी चलते चलें समझ लें। अभी देखिए यहाँ क्यू का मान इतना आया है, ठीक है, यानी क्यू का जो मान आया आवेश का मान, ये जो आपका बिंदु आवेश है ये, ठीक है, इतना आया, इसका परिमाण हम निकाल चुके हैं। अब ये बात आती है कि ये आवेश बेटा धनावेश है कि ऋणावेश है, इसका ये मान और बताना है कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अब ये बताएगा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे थी, उन्होंने कहा था तर्जयः अंतर्मुखी, यानी अंदर की ओर, यानी इस पर जो चार्ज होगा बेटा वो कितना होगा, मैंने ये देखो क्यू जो लिखा है, यानी क्यू का मान जो मैंने निकाला वो कितना आया बेटा आपका आया 6.67। ठीक है, और नैनो कूलाम, लेकिन बेटा कैसा रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, कैसा रहेगा नेगेटिव, माइनस का रहेगा, कैसा रहेगा बेटा ये ऋणात्मक आवेश रहेगा, कैसा आवेश रहेगा ऋणात्मक। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, यानी Q बराबर जो आएगा आपका आया है -6.67 नैनो कूलाम। इस माइनस का मतलब क्या है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या अंदर की ओर है ना, जब अंदर की ओर है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, इस गोले पे कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज़ हालांकि उसने पूछी नहीं इसकी प्रकृति आवेश की प्रकृति, लेकिन हम विद्युत क्षेत्र की दिशा जब अंदर की ओर को है, अंदर की ओर को है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और जिसकी दिशा होती है ऋण आवेश की ओर होती है, यानी ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। जब उन्हें अंदर की ओर को तीव्रता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज दिया गया नेगेटिव चार्ज दिया गया बेटा, कौन सा चार्ज दिया गया नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो यानी आवेश की जो प्रकृति होगी बेटा वो कैसी होगी ऋणात्मक होगी। ठीक है, और इसका परिमाण कितना होगा -6.67 नैनो कूलाम। माइनस मैंने केवल इसलिए लगाया डियर स्टूडेंट, आप सोचो कि यहाँ पे तो माइनस नहीं आया था, तो माइनस केवल उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, किसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन दी है उसके लिए यहाँ पर माइनस लगा करके दिखाया है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात यहाँ पे एक और बताता चलूँ कि डियर स्टूडेंट, अगर इस गोले के पृष्ठ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती,
ये तो गोले के बाहर पूछी गई है, यानी स्मॉल r बड़ा है, यानी 20 सेंटीमीटर दूरी पर पूछा है। गोले की त्रिज्या कितनी बेटा आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इसके पृष्ठ पर पूछा जाएगा तीव्रता, अगर आपके एग्जाम में इसके पृष्ठ पर तीव्रता पूछना आ जाए इसके किसी बिंदु पर, तो r का मान बेटा कितना रहेगा आपका 10 सेंटीमीटर रहेगा। r का मान कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर रखेगा, तब इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये बात रही इसकी गोले के बाहर की बात करी हमने, ये गोले के अंदर की, गोले के पृष्ठ की बात 10 सेंटीमीटर जरा करके आएगा तीव्रता। और बेटा बात करें गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी गोले के बाहर तो इतनी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, और जब इसके पृष्ठ पर निकालेंगे तो त्रिज्या कितने जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर, तब भी इसका कोई ना कोई मान जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन बात करें गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो मैं एक बात बताता चलूँ बेटा, गोले के भीतर जो आवेशित गोलीय कोश है ये, इसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। यानी ये तो अब मैं एडवांस में नोट में बता रहा हूँ आपको, हालांकि ये चीज़ ने आपसे क्वेश्चन में पूछी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपसे बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछी है। ठीक है, या मैं वैसे बता रहा हूँ, आवेशित गोलीय, आवेशित कई बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइम में, तो आपको अभी बता देता हूँ मैडम, आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। कितना होता है बेटा 0 होता है। अब आप कहोगे क्यों होता है 0? बेटा इसलिए होता है विद्युत क्षेत्र 0 क्योंकि इसके अंदर आवेश नहीं होता। यहाँ लिख दो, क्योंकि इसके भीतर आवेश नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा, आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता है। मतलब मेरा ये है बेटा, जब हम इस गोले को आवेश देंगे तो वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, इसके अंदर कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। कहाँ फैल जाएगा बेटा, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो गोले के भीतर आवेश क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, यानी गोले के भीतर क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा बेटा आपको 0 हो जाएगा। और जब आवेश 0 हो जाएगा बेटा, और आप तीव्रता निकाल लो इस फार्मूले से, मान लीजिए ये तो फार्मूला हो, तो यहाँ पे क्यू का मान 0 रखोगे। क्या मतलब 0, देखिए मैं आपको करके दिखाऊँ, कहने का मतलब मेरा ये है, यानी ई बराबर जब निकालोगे 1/4πε0, ठीक है, क्यू अपन क्या होता है आर स्क्वायर होता है, क्यू अपन क्या आर स्क्वायर, तो क्यू का मान कितना है बेटा आपका 0 है। कितना है 0, गोले के भीतर की बात चल रही है ना, और आर स्क्वायर बेटा आपका ये है। आर कोई भी डिस्टेंस रही होगी यहाँ पे, लेकिन रहेगा आर गोले के अंदर, यानी जो तीव्रता रहेगी, यानी जो आर तो 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर की बात करूँ तो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी होता है। उस दूरी पर जब तीव्रता निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटा 0 हो जाएगी। ई का जो मान आएगा इस 0 की वजह से सब गुणा हो जाएगी, तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो गोले के भीतर जो विद्युत की तीव्रता होती है बेटा वो कितनी होती है 0 होती है। मेन कारण क्या है बेटा वहाँ पे, मेन कारण ये है कि वो गोले के भीतर आवेश नहीं होता है। जब गोले को आवेश दिया जाता है तो बेटा उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, ना कि उसके भीतर रहता है। बात समझ में आई होगी, आई होप कि आप लोगों को। ठीक है, अब मैं एक कहानी आपको मैं सुनाऊं कि ये कैसे प्रूव किया, ये कैसे प्रूव किया था गाउस ने कि इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्योंकि उसने देखा कि इसके बाहर तीव्रता भी कुछ ना कुछ जरूर है, इसके पृष्ठ पर तीव्रता भी जरूर कुछ ना कुछ आई, और हम आर का मान निकाल कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन गाउस ने ये बात कैसे जानी बेटा कि इस गोले के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आता, कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, देखिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि गाउस ने बेटा क्या किया था। समझना मेरी बात को, एक मेले का वर्णन मैं बताऊँ आप लोग करके, ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकें कि गाउस ने क्या किया था। गाउस ने ये किया था डियर स्टूडेंट कि उसने एक, जैसे आप कई मेला गए होंगे, मेले में एक नाम सुना होगा मौत का कुआं। क्या का नाम सुना होगा बेटा, मौत का कुआं आपने नाम सुना होगा। मौत के कुआं में क्या होता है, जो कलाकार होते हैं बाइक वगैरह या कोई कार वगैरह आपको घुमा कर दिखाते हैं, तो वहाँ पे तो बता लोहे लकड़ी का भी बना होता है, A to Z लोहे का नहीं होता। लेकिन गाउस ने क्या किया था बेटा, गाउस एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसने ये कहा था कि मेरे लिए एक ऐसी सिस्टम की व्यवस्था की जाए कि वो चारों ओर से क्या हो बेटा बंद हो, और वो टोटल क्या हो किसी चालक पदार्थ का बना हो। जैसे मान लीजिए लोहे का, मान लीजिए उसने ये एक टैंक बनवाया, ये टोटल क्या था, सब लोहे से बना था। कैसे बना था बेटा, लोहे से बना था। कैसे बना था बेटा, टोटल लोहे से था। ठीक है, अब जब टोटल उसने जब लोहे से इसको बनवा दिया, ठीक है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को ये आदेश दे दिया इसको मेरे लिए एक टैंक बनवाया जाए, और ऐसा टैंक बनवाया जाए कि वो टोटल क्या हो किसी चालक पदार्थ का बना हो, वो लोहे का हो, पीतल का हो या कॉपर का हो, किसी का भी हो। ठीक है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे, कौन, गाउस। ठीक है, जब वो नए नए एक्सपेरिमेंट जब करते रहते तो उनके जो लैब के कर्मचारी थे बेटा वो बहुत उनसे दुखी होते थे कि ये किसी भी टाइम रात देखें ना दिन देखें और एक्सपेरिमेंट करने शुरू हो जाते हैं, और ये हम लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो वो लोग, उनके जो लैब के वर्कर थे, वो उनसे बड़ी ईर्ष्या रखते थे।
ठीक है। ये पता नहीं कब किस दिन इस दुनिया से जाएंगे और तब हमें सांस आराम की सांस मिल सकेगी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, गौस ने एक ऐसा अनुमान, ऐसा सिस्टम बनाने के लिए कहा कि मेरे लिए एक ऐसा टैंक बनाया जाए कि चालक पदार्थ का, कि वो टोटल क्या हो, लोहे का बना हो कि चालक पदार्थ का बना हो, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो भैया उसे वर्कर बहुत सारे फिर दुखी हुए कि देखो एक नया ऑर्डर फिर आया, अब कैसे इनके लिए टैंक बनवाया जाए। लेकिन फ़िलहाल भाई उनका कहना था और वर्कर तो उनको मानना भी था, तो उन्होंने क्या किया, इसको टोटल एक टैंक बनवाया। और टैंक बनवाने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इस टैंक के अंदर जाऊँगा, मैं इस टैंक के अंदर बैठूँगा जा कर के। तो वर्कर लोग बहुत खुश हुए कि बोले आज तो गाउस को ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि हमें ये बहुत दुखी करता है। जैसे ही इसके अंदर बंद होंगे तो हम बिल्कुल इसका लॉक कर देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। मान लीजिए वो ढक्कन अभी फ़िलहाल में ये है, अभी ये बंद नहीं है, मान लीजिए क्या ये अभी बंद नहीं है, खुला ढक्कन है, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा कि उन्होंने गाउस ने ये कहा था कि जब वो सिस्टम 2 3 4 दिन जब लगे तो बन के बिल्कुल बेटा तैयार हो गया। और गाउस को ये सूचना दी गई कि आइए कि आपका जो सिस्टम था वो बन के बिल्कुल तैयार है। याद रखें ये किसी चालक पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है, यानी इस पर करंट आ सकता है, ठीक। और वो क्या चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे कि इसके अंदर आवेश आएगा या नहीं आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा या नहीं आएगा, वो इस चीज़ को देखना चाहते थे। तो भैया गाउस आए, उन्होंने देखा पूरा जो टैंक बना हुआ था टोटल A to Z का बना हुआ था, वो लोहे का बना हुआ था, ठीक है। और लोहे का हम जानते हैं करंट बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये तो आप लोग सब जानते हैं ना। तो भैया उन्होंने देखा, बोले ठीक है, बोले अब मैं इस टैंक के अंदर जाऊँगा, क्या करूँगा, गाउस ने ये कहा कि अब मैं इस टैंक के अंदर जा कर के बैठूँगा। कौन बोला था, ये गाउस, ठीक है। मान लीजिए आपके गाउस हैं, GAUSS, ये गाउस है। उन्होंने ये कहा कि अब मैं इस टैंक के अंदर जाऊँगा और आप इसका ऊपर से क्या कर देना, ढक्कन गिरा देना, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देना, ठीक है। बोले अच्छा। और वर्कर तो इस चीज़ को चाहते थे कि कभी ना कभी कोई ऐसा चांस आए कि हम इसको ख़त्म कर दें। वो वर्कर क्यों ईर्ष्या रख रहे थे, वो इसलिए ईर्ष्या रखते थे क्योंकि गाउस जो तो बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे, दिन प्रतिदिन एक्सपेरिमेंट, और रात देखें ना दिन देखें कि कभी भी हमको पसंद कर देते हैं कि लाओ एक्सपेरिमेंट करूँगा, ये मेरे लिए व्यवस्था करो। तो इस चीज़ से वर्कर बहुत परेशान रहते थे कि इनका कोई टाइम ही नहीं है कि वो भी एक्सपेरिमेंट करने का। तो वो चाहते थे किसी तरीके से ये गाउस ख़त्म हो जाए, अर्थात मर जाए। तो आज उनको वो चांस बेटा मिल गया। गाउस ने जब ये कहा कि मैं इस टैंक के अंदर बैठूंगा जा करके और आप ऊपर से ढक्कन करा देना, तो ये चीज़ तो वो वर्कर चाहते ही थे कि बोला आज तो हम इनको ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। और गाउस ने एक बात और कही थी, जब मैं इसके अंदर जाकर बैठ जाऊँ आप ढक्कन करा देना, तो आप इस पर करंट लगाने का, लगाना बेटा करंट, क्या लगाना, करंट, ठीक है। 220 वोल्टेज का लगाओ या 240 वोल्टेज का लगाओ, बात समझ में आ रही है। तो उनके जो वर्कर थे वो दूसरे वर्कर की साइडों में जो खड़े हुए इनको सुन रहे थे, ये इनके वर्कर हैं, मान लीजिए ये वर्कर थे, ये वर्कर थे, अब ये साइडों में खड़े होकर बेटा सुन रहे थे, ठीक है। और ये मन बड़े खुश हो रहे थे बेटा कि आज आप जब इसके अंदर जाओगे तो आज हम आपको बिल्कुल मरा हुआ ही निकालेंगे, अब आज आपको ख़त्म ही कर देंगे आपके वो, क्योंकि आपने हमें लाइफ में बहुत ही परेशान किया है, ठीक है। तो ये लोग तीनों लोग बहुत खुश थे कि आज हम गाउस को ख़त्म कर देंगे और हमें आज ज़िंदगी बड़ा सुकून से व्यतीत होगी, ठीक है। तो भैया आप क्या किया, इनके अनुसार, कहने के अनुसार इन्होंने क्या किया, गाउस जो है इसके अंदर आकर के एंट्री करके, जब इसके अंदर एंट्री करे ये, तो मान लीजिए वो इसके अंदर यहाँ पर का आकर के बैठ गए। मान लीजिए मैं आपको बैठा करके दिखाई देता हूँ, लीजिए मान लीजिए ये गाउस हैं और ये यहाँ पर का आकर आपके बेटा टिक चुके हैं, बात समझ में आ रही है। जब यहाँ का टिक गए तो इन्होंने क्या करा, ऊपर से इसको क्लोज कर दिया, बिल्कुल ढक्कन बंद कर दिया। अब बेटा गाउस क्या है, पूरी तरीके से इसके अंदर बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब गाउस के कहने के अनुसार उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो गाउस ने कितने करंट दिया था, 220 वोल्टेज के लिए कहा था, 240 वोल्टेज के लिए कहा था, लेकिन बेटा इन्होंने पूरा 12,000 की लाइन गिरा दी इनके ऊपर, 12,000 वोल्टेज की लाइन गिरा दी, किस पर, इस टैंक पर। और इस टैंक के अंदर कौन बंद था बेटा, गाउस बंद थे, क्योंकि वो चाहते थे ना कि गाउस में बहुत परेशान करते हैं, रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें दिक्कत करते हैं ना, टाइम देखते नहीं, कोई टाइम देखते नहीं, हमारा आराम का टाइम है, तब भी हमसे कह देते हैं कि ये करो वो करो, ठीक है। तो इस चीज़ से बड़े परेशान थे। तो इन्होंने, गाउस ने कहा था 220 वोल्टेज के लिए, 240 वोल्टेज के लिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन तीनों को, क्योंकि वो तो उनको ख़त्म करना चाहते थे ना, इनसे वो देखो तंग आ चुके थे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, 12,000 की लाइन इस टैंक पर गिरा दी, ठीक है। अब उन्होंने, और जब गाउस ने कहा था कि मुझे कम से कम 2 मिनट के बाद खोल करके देख लेना, कितने मिनट के बाद देखना था बेटा, 2 मिनट के बाद, लेकिन इन बंदों ने, ये जो इनके वर्कर थे वो चाहते थे आप 2 मिनट को कह रहे हो कि हम पूरा आपको 2 घंटे बाद खोल करके देखेंगे, ताकि आपको आप में धुआं निकल जाए, यानी आपकी हड्डियों का भी क्या बन जाए, सुरमा बन जाए,
ठीक है। तो ये गॉस ने कहा था 2 मिनट के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब ढक्कन कराया तो इन्होंने 2 मिनट बाद नहीं खोला, इन्होंने इस ढक्कन को पूरा का 2 घंटे बाद खोला। कितने घंटे बाद वो खोला बेटा? 2 घंटे बाद खोला। ठीक है। जब 2 घंटे बाद खोला तो अब ये तो सोच रहे होंगे गॉस मर चुके हैं, लेकिन गॉस तो बेटा फिर से क्या निकले, मुस्कुराते हुए इसके अंदर से एंट्री हुई इनकी। कैसे हुई बेटा? मुस्कुराते हुए। बात को समझना मेरी बात। ये हंसते हुए इसके अंदर से बाहर निकल करके आए। तो जब इन्होंने देखा कि गॉस तो अभी जिंदा हैं, तो ये भैया हक्के बक्के रह गए। ये सोचे और भी ये क्या हुआ, हम तो सोचते थे ये तो मर के इनकी हड्डी का ख़त्म हो गई, बिल्कुल क्रियाक्रम करने की भी जरूरत नहीं है, सब धुआं निकल गया होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गॉस ने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि बेटा ये बाहर से तो लोहे का बना था टोटल, बात समझ में आ रही है? ये टोटल काय का बना था? लोहे का बना था। लेकिन ये जो इसके अंदर जाके बैठे थे, कुर्सी पे बैठे थे, जाके काय बैठे थे? कुर्सी पे। कुर्सी काय की थी बेटा? प्लास्टिक की कुर्सी थी। जो प्लास्टिक की कुर्सी का प्लास्टिक पे करंट आता नहीं है, तो ये सारे अपने जो पैर हैं वो कुर्सी पर रख करके बैठे थे। यानी जितना करंट रहा था बेटे इसकी सतह पर रहा था। कहाँ था? इसकी सतह पर करंट रहा था, इसके साइडों पर, यहाँ सब में करंट था, लेकिन इसके अंदर करंट बिल्कुल भी नहीं पहुँचा था। आप समझने में बात कहने का चाह रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि बेटा किसी बंद पृष्ठ की जो बात करते हैं उसके अंदर आवेश नहीं होता। आवेश कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर होता है। और इसलिए जो गोले के कोई भी बंद पृष्ठ हो उसके अंदर आवेश नहीं है, तो वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है बेटा क्या होता है? वो शून्य होता है। मेन कारण क्या होता है बेटा? कि वहाँ पे आवेश नहीं होता। आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, है ना। यानी किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर अगर आवेश नहीं है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा? शून्य होगा। और एक एग्जाम्पल और बताऊँ बेटा को, बरसात के दिनों में क्या होता है कि जब बिजली तड़कती है, क्या तड़कती है बेटा? बिजली तड़कती है। ठीक है। तो बिजली जब तड़कती है तो आपने देखा होगा जो ड्राइवर लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं, कार वगैरह या ट्रक वगैरह, तो अपने शीशे लॉक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? शीशे लॉक करते हैं। उनका मेन पर्पज़ क्या होता है? मेन पर्पज़ यही तो होता है कि उन लोगों को बिजली न गिर जाए। जब वो अगर वो बंद हो जाएंगे बिल्कुल, जैसे इस टैंक की तरह अगर वो बंद हो गए कार के अंदर, उन्होंने सारे शीशे से लॉक कर लिए, तो जो लाइट आएगी बेटा, अगर ये बिजली किसी कार पर गिर भी गई, बात को समझना मेरे कहने का चाह रहा हूँ, इस पर लाइट अगर गिर भी जाए, बिजली गिर भी जाए, तो बेटा इसके पृष्ठ पर आएगी यहाँ पर। ठीक है। उसके अंदर जो आदमी अगर बैठा है कोई, वो बेटा क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो करंट अंदर तक नहीं जाएगा। जिस प्रकार गॉस भी जिंदा निकले थे। तो यही पर्पज़ होता है जो ड्राइवर लोग बरसात के दिनों में जब बिजली तड़कती है तो बेटा अपने शीशे लॉक कर लेते हैं। शीशे लॉक कर लेते हैं तो आवेश जो आता है बेटा उनके शीशों पर आ जाता है, या उसके प्लास्टिक पर आ जाएगा जो ये जिस चीज़ की बनी होगी, लेकिन जिसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, और जो कैंडिडेट बैठे होंगे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। तो ये बात गॉस ने प्रूव की थी, किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर आवेश क्या होता है? शून्य होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है बेटा? शून्य होती है। तो आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि इस गोलीय कोश के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा वो क्या होगी बेटा? आपकी शून्य होगी। ठीक। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन गोले के बाहर तीव्रता शून्य नहीं होगी, इसकी डिस्टेंस दी है। और यहाँ पे बंद पृष्ठ अगर हम कर लेंगे क्वेश्चन पर खींच के, तो तीव्रता इतनी है। पृष्ठ पर अगर आर का मान जो रखेंगे 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो भी यहाँ पर तीव्रता निकल गई, लेकिन गोले के भीतर तीव्रता शून्य आएगी, क्योंकि उस गोले के भीतर आवेश नहीं होता, जैसे कि अपने गॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका बेटा? देखिए 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेश चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना बेटा? इतना। ये अभी हम अब इन्हें क्या पूछा, याद रखें क्वेश्चन नंबर 22। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर आवेश कितना है? ठीक है। एक बात, गोले के पृष्ठ से निर्गत को विद्युत फ्लक्स भी बताना है। क्या बताना है बेटा? विद्युत फ्लक्स भी बताना है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। गोले का व्यास कितना दे रखा है? गोले का व्यास ये हम लोगों को दिया है बेटा 2.4 मीटर। यानी मान लीजिए ये कोई गोला है, ठीक है। इसका टोटल जो व्यास कितना दिया आपको? 2.4 मीटर के बराबर दिया है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.4/2, यानी आधी हो जाएगी। यानी त्रिज्या हम निकालें गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या जो आएगी बेटा, यानी आर जो आएगा आपका आएगा 2.4/2, यानी 1.2 के बराबर आएगी जब भाग करोगे तो मीटर। यानी आर का जो मान आ गया 1.2 मीटर के बराबर आया, ठीक है। अच्छा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बेटा? ये भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बड़े डिटेल से समझाया है। आवेश का पृष्ठ, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो मेरे पहले वीडियो देखें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल समझेंगे तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है बेटा। इसे सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा होता है बेटा Q/A। क्या होता है? Q/A होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इन्हें सिग्मा का मान हमें दे भी रखा है, वो कितना दे रखा है? ये दे रखा है आप लोगों को 80
माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसको कूलाम में कर लो माइक्रो कूलाम को, तो 80 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगी। एक घात खत्म कर देंगे बेटा, तो आपका 8 × 10⁻⁻⁻, एक घात खत्म करोगे तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 5 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये सिग्मा का मान आपका बेटा ये उसने दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए, अब इसने हमें से क्या पूछा बेटा, गोले पर नेट चार्ज कितना है, यानी इस पर आवेश कितना है, इस पर गोले पर आवेश पूछा है। तो आवेश यानी क्यू पूछा, तो देखिए अब मैं पर में बन मान लेता हूँ, कैसे गुणा कर लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो क्यू बराबर आ जाएगा आपका बेटा सिग्मा ए, क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा का जो मान बेटा आपको दिया है वो दिया है आपको 8 × 10⁻⁵, और ए क्या है बेटा, गोले का एरिया, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना 4πr², यानी गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा आपका 4πr², गोले का क्षेत्रफल, ए का जो मान होता है वो होता है 4πr², 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे इसका मान लेता हूँ 4πr²। चलिए 8 × 10⁻⁵, ठीक है। 4 पाई का मान क्या होता है बेटा, 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, ठीक है। पाई का जो मान मैंने यहाँ लगाया है 3.14 लगाया है, ठीक है। और आप पाई का मान 22/7 लगा भी हल कर सकते हैं। आर का मान बेटा कितना है, 1.2, 1.2 का क्या हो जाएगा बेटा, ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है। तो ये रहेगा आपका 8 चौक बेटा कितना हो जाएगा, ये 32 × 10⁻⁵ हो जाएगा, गुणा 3.14 हो जाएगा। इसको बेटा 2 टाइम्स लिखा जाएगा, यानी 1.2 × 1.2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 गुणा, ये मैं आगे लिख रहा हूँ 3.14 गुणा, इसकी जब मैं गुणा करूँगा तो बेटा आएगा ये आपका 1.44, कितना आएगा बेटा 1.44, और ये 10⁻⁵ बेटा आपकी ये रहेगी, ठीक है। इन दोनों की गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा ये आएगा बेटा, ठीक है। और ये 32 की 8 की 4 8 चौक 32 आएगा। और जब इसको जो फाइनल आंसर आएगा बेटा आप लोगों का, मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको मिलने वाला है, क्यू का जो मान फाइनली आएगा बेटा आप लोगों के लिए आएगा 1 जब इसको सॉल्व करेंगे गुणा करेंगे, जब बता रहा हूँ वैल्यू तो बहुत बड़ी आएगी, लेकिन जो अप्रोक्स वैल्यू है बिल्कुल जो लगभग में आएगी वो कितनी आएगी, 1.45 10⁻³ कूलाम के बराबर आएगी। कहने का मतलब मेरा ये है, आपका जो क्यू का मान फाइनली में आएगा, जब इसकी आप गुणा करेंगे बेटा, गुणा जब करेंगे तो लगभग आएगा, और भी नंबर आएंगे, लेकिन हमें जो दशमलव के 1-2 स्थान तक लिखना पड़ता है, बस हम इतना ही लिखेंगे। यानी इसकी गुणा करने के बाद आपको फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.45 × 10⁻³ के बराबर मिलेगी, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है कि इस गोले पर, जिसके बी पार्ट में, इस गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स यानी फाई पूछा है इसने। तो वैद्युत फ्लक्स की भी देखिए हमने काफ़ी सवालों में कंसीडर किया है, निकाला है। देखिए इसमें निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स, यानी इसका बी पार्ट, ठीक है बेटा। ये इसका कौन सा पार्ट था, ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए बी पार्ट में क्या पूछा है इसने, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी फाई बराबर क्या। देखिए गाउस के प्रमेय हम जानते हैं, फाई क्या होता है, फाई बराबर होता है आपका Q/ε0। तो Q का मान तो बेटा मैं निकाल चुका हूँ, क्या है Q का मान, 1.45 × 10⁻³ और ε0 का मान क्या होता है 8.854 × 10⁻⁻12। याद रखें ε0 का मान क्या होता है 8.854 × 10⁻⁻12। अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो फाई का जो फाइनली में आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1.6 × 10⁻⁻, नहीं सॉरी प्लस हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्यों माइनस की प्लस की है, तो जब फाइनली मैं आंसर बता रहा हूँ आपको 10⁸ के बराबर आएगी। और इसका वैद्युत फ्लक्स है, तो वैद्युत फ्लक्स का बेटा मात्रक होता है, वेरी गुड सही बताया आपने, क्या होता है मात्रक इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा जब आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को भाग करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। मैं एक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको टाइम भी कम लगे, इसलिए मैं इसको आपको मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। और फिर भी आप किसी बच्चों को इसमें न्यूमेरिकल इसको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अवश्य बताएं, ठीक है। ये पावर बेटा 8, ठीक है बेटा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा बेटा 23, कितना है बेटा 23। क्या क्वेश्चन है देखिए,
कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10⁴ 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व क्या है? यानी मान लीजिए बेटा ये कोई रैखिक तार है, इस टाइप से है ना, ये हमने भी ये भी आर्टिकल में पढ़ाया था जिसमें हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, ठीक है। ये भी आर्टिकल मैंने पढ़ा दिया, और ये वो आर्टिकल है बेटा जो लास्ट ईयर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा था। यानी अनंत लंबाई का ये क्या है बेटा, कोई यहाँ पे ये तार है, ठीक है। अच्छा, अब इससे 2 सेमी दूरी पर आर वाला कितना रखा है बेटा, इस आर दूरी पर यानी 2 सेमी दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, यानी ई का जो मान है इस पॉइंट मान लीजिए वो पी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी है, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसने पूछा रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व यानी इसने हमसे पूछा है लैम्डा का मान। क्या पूछा है बेटा, लैम्डा का मान पूछा है। लैम्डा क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व होता है ना। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, लैम्डा। इसका भी मैंने वीडियो अलग से बनाया है रैखिक आवेश घनत्व का। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले, बस आपसे विशेष रिक्वेस्ट ये है कि यार आप लोगों ने मेरे सारे पिछले वीडियो देखें तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ई का मान जो दे रखा है, ई का मान आपको दे रखा है बेटा, क्या है वो ई का मान 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। आर बराबर बेटा आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना रखा, 2 सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इसके लिए जो तीव्रता का फार्मूला आता है वो सूत्र जो मैंने पढ़ाया था बेटा ये आया था 1/2 πε0 और λ/r, λ/r के बराबर ये फार्मूला आप लोगों का आया था, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं इस फार्मूले, क्योंकि मुझे एक चीज़ पर 1/4 πε0 का जो मान पता होता है कितना, 9.0 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या 1/2 πε0, यहाँ 2 कम है ना, यहाँ 4 होता है, यहाँ 2 है, तो मैं 2 से बेटा ऊपर नीचे गुणा भाग कर लूँगा, 2 से गुणा करूँगा, 2 से भाग करूँगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो जो गुणा करने ये जो आ गया, जो मैंने भाग करी वो आया, और ये जो 2 πε0 है वो ये आया, ठीक है बेटा। और जो 2 से जो गुणा करूँगा, ठीक है, वो 2 लैम्डा बेटा इधर लिख दिया अपॉन आर ही आएगा आपको बेटा। बाकी में यानी 2 से मैंने गुणा करिए, 2 से ही भाग करिए तो ये है, और 2 गुणा करिए तो बेटा वो ये है। तो 2 दिन बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 πε0, ठीक है, और जगह बेटा 2 λ/r, जहाँ लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा है आपका रैखिक आवेश घनत्व, और यही इसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ई का मान उसने हमें दे रखा ऑलरेडी, चलो हम बाद में रख लेंगे। तो मुझे क्या का मान चाहिए, पहले देखिए ई बराबर, पहले इस कांस्टेंट वैल्यू का मान निकालिए। कांस्टेंट वैल्यू का मान कितना होता है, देखिए ये होता है कितना है 9.0 × 10⁻9 बेटा, और ये क्या आपका 2 λ/r। चलिए मैं इसके ऊपर वन मान दो, क्रॉस गुणा करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसी गुणा जब ऐसे करूँगा तो ये 9.0 × 10⁻⁹ कितना 9 इंटू में 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा ई, और ये रहेगा बेटा आर। तो मुझे केवल लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा निकालने के लिए ई इंटू आर अपॉन में क्या जाएगा बेटा 9.0 × 10⁻⁴ कितना जाएगा बेटा 9, और ये बेटा आपका क्या है 2। ये जो लैम्डा के साथ बेटा 2 था वो अभी आ चुका है, ठीक है। और ये सारी वैल्यू थी बेटा आपकी ये आ चुकी है। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं ई का मान। देखिए बेटा ई का मान कितना आपका, ई का मान दिया है, देखिए ये दिया ई का मान, ये क्या 9.9 × 10⁻⁴। आर का मान कितना दिया है बेटा आपको 2 है ना, 2 मीटर, 2 × 10⁻⁻² मीटर, सॉरी, ठीक है। ये आर, अब ये 9, अब ये जो वैल्यू नीचे की हम नीचे लिख रहे हैं 9.0 × 10⁻⁹, और जो तुम्हारा जो 2 है, जो सूत्र में जो 2 आ रहा है वो वाला 2 ये रहा। देखिए 2 से 2 आप बेटा काट दीजिए, अब 9 से 9 को काट दीजिए। तो देखिए आपको बेटा फाइनली आंसर जो मिलेगा, अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 10 की घात कितनी 4, ये कितनी है -2, ठीक है बेटा। ये माइनस की प्लस की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 9, ठीक है। तो बाकी तो कुछ बचा नहीं अपने पास, ठीक है। इस 10 को नहीं लिखाएंगे क्योंकि इनका आधार फ्रेम है, 10 को एक बार लिखा जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बेटा समझा दिया। तो 10 की पावर क्या रहेगी, 4 और माइनस से कितने हो गए 9, तो कितने हो गए बेटा 11 हो गए। कितने हो गए 11। तो लैम्डा बराबर आएगा बेटा आपका
11 में से जब 4 घटाएंगे तो 10 की घात माइनस कितनी हो जाएगी बेटा? 7 बचेगी। कितनी बचेगी? 7 कूलाम के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 कूलाम के बराबर आएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका कूलाम में आंसर रहेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अगर आप इसका नैनो कूलाम माइक्रो कूलाम आंसर देना है तो लैम्डा बराबर कितना? 10 से गुणा भाग करूँगा तो 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। गुणा करने से क्या हो गया बेटा? भाग करने से घात आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं आंसर में, ये भी आपका आंसर ही है। ठीक है, यानी कहने मतलब मेरे ये मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, 10 से ही कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10 और ये हो जाएगी माइनस की कितना जाएगी बेटा आपकी? 7 ऑलरेडी कितनी है बेटा? 7 है। कितनी पावर है ये आपकी? 7। तो ये चलो यहाँ पे इतना आप क्वेश्चन को मत बढ़ाओ, है ना। जब आपसे आंसर आ ही चुका है तो हम क्यों इसको बार बार करते फिरें। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। कितना लैम्डा का मान? देखिए लैम्डा बराबर 10 की घात माइनस 7। हाँ, लेकिन ये क्या है बेटा? रेखीय घनत्व है। इसका मात्रक क्या होता है? क्योंकि ये बराबर होता है, लैम्डा बराबर होता है आपका Q/L। क्या होता है? Q/L। ये Q/L कहाँ से आया बेटा? ये मैंने जब इसका आर्टिकल पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व, तब आपको पता चलेगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। कितना हो गया बेटा? कूलाम मीटर। बस में मेरी सेंटीमीटर नहीं है बेटा, कूलाम मीटर है। तो लैम्डा का मान आ चुका है बेटा आपका 10 की घात माइनस 7 कूलाम मीटर। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। क्वेश्चन ये इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसका केवल सॉल्यूशन, देखिए 2 प्लेट है, मैं इसका केवल सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों को। वीडियो आप क्वेश्चन आप आराम से एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन मैं बताऊँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये 2 प्लेट हैं, इस पर पृष्ठ घनत्व बेटा क्या है? अब इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, पॉजिटिव है। इस पर क्या है बेटा? ये निगेटिव है। ठीक है, तो पहली प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए P पॉइंट है। दूसरी प्लेट के बाहर मान लीजिए कोई बिंदु क्या है बेटा? R पॉइंट है। ठीक है, और मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई बिंदु क्या है बेटा? Q पॉइंट है। यानी P पर, Q पर, R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मुझे बताना है। ठीक है बेटा। अच्छा, कैसे बताएंगे जरा देखते हैं आगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका ए पार्ट का। ए पार्ट में पूछा पहली प्लेट के बाहर बाह्य क्षेत्र में, ठीक है, दूसरी प्लेट दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तीसरी का है प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण कितना होगा। तो देखिए ये कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस चार्ज है, और तीव्रता सदिश राशि होती है जिसकी तरह प्लस से बाहर होती है। तो प्लस से बाहर बेटा इस साइड पाएंगे, तो ये आया आपका E1 का मान। अच्छा, ये प्लेट बेटा कैसी है? निगेटिव। इसका जब तीव्रता आएगी तो बेटा किस डायरेक्शन पर आएगी? ई डायरेक्शन पर आएगी। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका E2। क्या रहा बेटा आपका? E2। अब देख रहे हैं कि E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। बात समझ में आ रही है? जब विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे क्या होते हैं बेटा? कैंसल आउट हो जाते हैं। यानी E का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। यानी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो क्या आएगी? 0 आ जाएगी। यानी पहली प्लेट के बाहर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का E का जो मान आएगा बेटा, मैं आपको बताता चलूँ, हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो E1 माइनस E2 का अभी मान बेटा E1 E2 होंगे क्या? देखिए E1 और E2 के जो मान होंगे, E1 बराबर E2 जो होता है, ये बेटा मैंने आर्टिकल आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो आपको इससे समझने में कोई दिक्कत नहीं आता है बेटा। आपका σ/2ε0 के बराबर आता है। σ/2ε0 के बराबर होता है, जहाँ मैंने अनंत विसार वाली प्लेट पढ़ाई थी। यह फार्मूला आपको देख कर पता चल रहा होगा, हाँ ये चीज़ आपकी पड़ी हुई है। तो देखिए अब यहाँ पे मान रखूँगा तो E बराबर हो जाएगा आपका σ/2ε0। यहाँ पे भी σ/2ε0। तो बेटा इसे क्या जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी ये कितना आएगा बेटा आपका? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस से तीव्रता। अब मुझे इसके कारण तीव्रता जब E1 निकालूँ तो प्लस से दूर तो इधर को आऊँगा, जब इसके कारण तीव्रता निकालूँ ये बेटा माइनस आवेश है, तो माइनस की ओर चलना मुझे, तो इधर चलूँगा। तो E1 इस साइड में, E1 इस साइड में, यानी विपरीत दिशा में हो गए, तो जब तीव्रता बेटा घट जाती है। तो यहाँ पे बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी बेटा, यानी पहली प्लेट के बाहर जो तीव्रता आएगी, जैसे इसके ए पार्ट में पूछा गया वो कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी बेटा? 0 होगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके दूसरी प्लेट के बाहर, नहीं दूसरी प्लेट के बाहरी क्षेत्र में। मान लीजिए दूसरी प्लेट ये है, मान लीजिए 1 प्लेट है, ये दूसरी प्लेट। ठीक है, तो अब इसके बाहर पूछा है,
ठीक है। यहाँ पर अब देखो इसके कारण जब ये प्लस आवेश है यानी आवेश दोनों का फिर से यूज होगा, तो प्लस आवेश से जब तीव्रता यहाँ पर निकाली जाएगी तो प्लस से दूर यानी E1 आएगा आपको बेटा इस डायरेक्शन पर, E1 आएगा इस डायरेक्शन पर। जब माइनस आवेश के कारण तीव्रता निकालूंगा तो तीव्रता माइनस की तो और होती है, तो माइनस की ओर आएगी बेटा इस डायरेक्शन पर, यानी ये करा आपका E2 रहा। तो आप देख रहे हैं कि E1 E2 एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, यानी E का जो मान आएगा यहाँ भी क्या आएगा बेटा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी घट जाएंगी, है ना। यानी लिखेंगे अब दूसरी प्लेट के, इसके बी पार्ट है बेटा ये, दूसरी प्लेट के बाहर बिंदु R पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यानी E का जो मान आएगा, E का जो मान आएगा बेटा आएगा फिर से वही E1 माइनस E2, और E1 E2 के मान क्या होते हैं बेटा, वो ये होते हैं, है ना। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। ये कहाँ से आया है, तो ये मैंने आर्टिकल कराया था बेटा, इसका जो आर्टिकल आप देखोगे मेरे पिछले वीडियो में मैंने अनंत विस्तार वाली अचालक प्लेट के लिए कराया था, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पढ़ा है तो वो आप देख कर इसको समझ गए होंगे। तो E1 का जो मान आएगा, E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फिर से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E1 और E2 के मान दोनों के इक्वल ही हैं, तो ये से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बराबर भी क्या आएगा बेटा आपका 0 ही आ जाएगा, क्या आएगा बेटा 0 है। दूसरे प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, वो 0 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा दोनों प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये इसी से यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। मैं आपको अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको कि इसको क्या सोल्व किया जाएगा। देखिए ये प्लेट कैसी है बेटा, पॉजिटिव प्लेट है। कैसी प्लेट है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव प्लेट है बेटा, तो तीव्रता जो होती है धनावेश से दूर होती है, यानी इस प्लेट का तीव्रता जो आएगी Q पर, तो वो कोई डायरेक्शन पाएगी, वो इस डायरेक्शन पर आएगी, किस डायरेक्शन पाएगी E, यानी E1 का जो आयन आएगा बेटा वो इधर की ओर को आएगा, इधर को होगा, इधर को, यानी ये कौन सी चार्ज है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज से जो तीव्रता होती है दूर की ओर होती है, यानी बाहर की ओर होती है, इधर को आएंगे। अच्छा, अब इस प्लेट 2 के कारण जो तीव्रता निकालेंगे, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो तीव्रता माइनस आवेश की ओर होती है, तो आपका E2 जो आएगा माइनस आवेश, तो ये तो इधर की ओर को तीव्रता आएगी, आपका जो E2 आएगा बेटा E2 दूसरी प्लेट के कारण जो तीव्रता है बेटा वो इस डायरेक्शन पर रहेगी। तो आप देख रहे हैं बेटा E1 और E2 एक ही डायरेक्शन पर है, E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही डायरेक्शन पे है बेटा तो क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आपस में जुड़ जाएंगी। तो बिंदु Q पर यानी प्लेटों के बीच में जो तीव्रता आएगी वो इन दोनों के जोड़ के बराबर है। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि बेटा आप ये एक ही दिशा में है, यहाँ पर तो विपरीत दिशा है, यहाँ पे विपरीत दिशा, लेकिन यहाँ क्या एक ही दिशा में है, ठीक है। चलिए अब मैं पढ़ाता हूँ इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट देखिए सी पार्ट क्या कहता है आप लोगों से, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर हो जाएगा बेटा आपका E1 प्लस E2, ठीक है। तो E बराबर आएगा, E1 का मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आए E1 E2 का मान, आपने मैं फिर से बता दूँ कि मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो आपको ये फार्मूला पढ़ने को मिल जाएगा। प्लेट का जो तीव्रता आती है वो इतनी आती है, यानी E बराबर हो जाएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएंगे बेटा, और इनका एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 बेटा कट जाएगा, तो E बेटा जो आएगा आपका E बराबर जो आएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। अच्छा, तो E का जो मान निकालूंगा, सिग्मा का मान मुझे दिया है बेटा, सिग्मा का मान कितना दिया है, सिग्मा का मान मुझे कहाँ दिया है, मैंने कहाँ लिखा है, देखिए ये दिया है, ये सिग्मा का मान दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को 17 गुणा 10⁻⁻22 कूलाम मीटर स्क्वायर, 17 गुणा 10⁻22 क्या है, 17 गुणा 10⁻22, ठीक है बेटा। एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो 8.854 गुणा 10⁻12। जब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे टोटल, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान जो आएगा, मैं फाइनली बता रहा हूँ, यानी इसका जो लास्ट टर्म है वो आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनली आंसर आपको मिलेगा जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको मिलेगा 1.9 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ये आएगा इसका आपका फाइनल आंसर। तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। आप इसको सॉल्व करें, अगर सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपका क्वेश्चन भी हल हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के न्यूमेरिकल जो आपकी NCERT बुक से जो क्वेश्चन नंबर 24 तक जो हमें सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर जो अगला आएगा अपना, उसमें हम लेसन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।